स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12 का ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं हम। तो क्लास 12 के ज्योग्राफी में पिछला चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तक 5 चैप्टर हो चुका है। कल ही हमने प्राइमरी एक्टिविटी वाला चैप्टर डाला। ये वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें टर्शियरी और आगे वाली एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें पहले दो चीज़ हम समझ लेते हैं। दो चीज़ मतलब सबसे पहले हम तीन चीज़ समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्राइमरी, जिसमें डायरेक्ट आप नेचुरल रिसोर्स को लेते हो। डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स से जो प्रोडक्ट आता है उसको प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की नेचुरल प्रोसेस से जो चीज़ आया, जैसे मिल्क आया, मिल्क को आप घी में कन्वर्ट करते हो, ये हुआ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। मिल्क तो नेचुरल प्रोसेस से आया, काऊ से आया, बुफेलो से आया, लेकिन अब इसको प्रोसेस करते हो फैक्ट्री में लाके तो उसको घी बनता है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। एक होता है टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ होता है कि इसका मतलब हम टर्शियरी एक्टिविटी बोल सकते हैं, सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को मदद करता है टर्शियरी एक्टिविटीज़। जैसे मान लो कोई सामान आपको खेत से फैक्ट्री में ले जाना है तो ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी ना, तो ट्रैक्टर एज ए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन आता है टर्शियरी सेक्टर में। तो ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ हमें पहले दो चीज़ें डिस्कस कर लेनी है। दो चीज़ पहले हमें डिस्कस करने लेनी है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का क्या लिटरल मीनिंग होता है। देखो, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम जनरली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी बोल देते हैं अलग नाम से। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे फैक्ट्री और इंडस्ट्री। क्या इंडस्ट्री और फैक्ट्री दोनों एक ही चीज़ है? दोनों क्या हम दोनों को फेरबदल करके बोल सकते हैं? तो इन दोनों का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम चैप्टर में घुसेंगे। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का लिटरल मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़, मेनू तो आपको पता है ना, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ, तो मेन्यू का मतलब हैंड। तो कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग का लिटरल मीनिंग तो होता है कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हो बाई हैंड। जैसे आप बर्तन बना रहे हो, आप किसी चीज़ को, कपड़ा को बना रहे हो, नए नए कपड़ा ले रखे उसको डिजाइनिंग कर रहे हो, तो ये सब हुआ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुआ। लेकिन अब हैंड से बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया, मास प्रोडक्शन होता है, तो मास प्रोडक्शन तो हैंड से हो नहीं सकता। इसीलिए अब मशीनों का यूज होता है, बहुत सारे बड़े बड़े मशीनों का यूज होता है, कि जिसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में मेनली एक एक्टिविटी करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल फैब्रिकेटेड आर्टिकल। मतलब कि मशीन के मदद से आपने रॉ मटेरियल लाया, आपने गेहूं लाया और उससे आप बिस्किट बना रहे हो। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ का यही मतलब होता है कि कन्वर्ट करते हो आप रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में किसकी मदद से? मशीन की मदद से। पहले मदद कौन करता था? पहले मदद करता था हाथ, लेकिन अब मदद कौन करता है? मशीन, क्योंकि मास प्रोडक्शन करना है ना। अब एक और चीज़ है, हम मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हम सिंपल बोलते हैं कि कोई चीज़ का प्रोडक्शन हुआ। तो क्या इंडस्ट्री और फैक्ट्री एक ही चीज़ हुआ? नहीं भाई, फैक्ट्री और इंडस्ट्री में एक माइनर डिफरेंस है। इंडस्ट्री का एक पार्ट हम बोल सकते हैं फैक्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में टूरिज्म इंडस्ट्री होता है, क्या कुछ प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे? नहीं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होता है, क्या यहाँ पे प्रोडक्शन कुछ हुआ? कोई चीज़ मशीन में किसी रॉ मटेरियल को डाल के कुछ आउटपुट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी इसको इंडस्ट्री बोलते हैं। तो हम मैन्युफैक्चरिंग को भी एक इंडस्ट्री बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हम ऐसे बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कि मतलब वहाँ पे कोई सामान हो रहा है, मशीन होगा, कुछ इनपुट डालेंगे, कुछ आउटपुट आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दे आर जोग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड और हाई वैल्यू फॉर सेल इन लोकल इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली आप कुछ बनाते हो, क्यों बनाओगे? बेचने के लिए ही ना। ऐसा थोड़ी कुछ बना लोगे जिसका कोई खरीदार ही ना हो। क्लियर? तो ये दो चीज़ समझे ना। यहाँ हम अभी तक दो ही चीज़ समझे हैं कि फैक्ट्री और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। माइनर डिफरेंस है, क्योंकि इंडस्ट्री का एक पार्ट है फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग। और एक और हम चीज़ सीखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का लिटरल मीनिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो आज हम सेकेंडरी कर रहे हैं, प्राइमरी कर चुके हैं, टर्शियरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कैरेक्टराइज्ड मतलब क्या क्या कैरेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। उसके बाद हम देखेंगे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कितना इम्पैक्ट करता है, कि क्या यहाँ पे फैक्ट्री लगाना सही बात है, क्या मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे क्या क्या होता है, जैसे साइज के बेसिस पे, इनपुट रॉ मटेरियल के बेसिस पे, आउटपुट के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे। तो यही हमारा टॉपिक आज रहेगा। और कुछ कुछ जो आपके बुक में छोटे छोटे बॉक्सेस में नहीं दिए रहते हैं वो भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, और यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यही इतना ही टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कैरेक्टर, लोकेशन, क्या क्या चीज़ डिपेंड करता है लोकेशन होने के लिए, लोकेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है किसी भी फैक्ट्री के लिए, और क्लासिफिकेशन। 3 चीज़ें तो डिस्कस करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कैरेक्टराइज क्या क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टर होता है। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, कोई भी फैक्ट्री में कार बन रही है, तो भाई कार में आपको किसी, जैसे आपको मान लो इंजन का काम करना है, तो आपको इंजन में तो स्पेशलाइजेशन चाहिए ना इस स्किल्स में। जब जैसे मान लो आपको पेंट करना है, तो भाई पेंटिंग में स्पेशलाइजेशन चाहिए ना। ऐसे तो ये कि कोई सामान जैसे मैनुअल लेबर का यहाँ से उठा के यहाँ रखते हो, यहाँ बिना स्किल के ही कर सकते हो, लेकिन आपको पेंटिंग करनी है, हैंडल को फिट करना है, इंजन पे काम करना है, तो इसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए ना। क्लियर। सेकंड है मैकेनाइजेशन। हाँ, मैकेनाइजेशन बिना मशीन के तो होगा ही नहीं बहुत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे आप फैक्ट्री में कहीं कभी गए होंगे, एक पर्टिकुलर चीज़ डालते हैं और उससे प्रोडक्ट बन ही जाता है, बस थोड़ा पैकेजिंग के लिए इंसान की यूज होती है। तो मतलब कि मैकेनाइजेशन में ह्यूमन थिंकिंग, क्योंकि एक बार जब मशीन को बनाने में ही एक बार ह्यूमन थिंकिंग का यूज हुआ होगा, उसका जब मशीन बन गया उसके बाद उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चाहिए ही भाई। आप पहले कोई सामान बना रहे थे, इतना महंगा बना रहे थे, इतना ख़राब क्वालिटी का बन रहा था, तो आपने नए नए टेक्नोलॉजी का यूज किया, इनोवेशन कर रहे थे, ताकि वेस्ट को, जैसे आप कुछ बना रहे हो, आप मान लो कुछ स्टील से कुछ बर्तन बना, लेकिन बहुत ज़्यादा वेस्ट आ जाता है, तो आप इस वेस्ट को कैसे कॉम्बैट करें, कैसे कम से कम करें, कैसे इसको रिसाइकल करके फिर से बर्तन बनाए, ये भी इनोवेशन के लिए ज़रूरत है। क्वालिटी कंट्रोल, भाई क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी होगा उतना मार्केट में सामान बिकेगा अच्छा। क्योंकि आप क्यों सामान बनाओगे जब आपका बिकेगा ही नहीं, आपका क्वालिटी इतना बेकार होगा। पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए बहुत सारे इनोवेशन हम करते रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है। और एफिशिएंसी। क्लियर। तो अब हमने देख लिया कि स्पेशलाइजेशन तो चाहिए ही चाहिए किसी एक पर्टिकुलर में, मैकेनाइजेशन मशीन की भी ज़रूरत हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बार बार चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो फैक्ट्री में ऐसा नहीं है सब बराबर ही होते हैं भाई, नहीं ऐसा नहीं है, सबका काम बटा होता है। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसके लिए अलग संभालने, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है। क्लियर। और कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी होती है, उसमें एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होता है। भाई आपका काम बटा हुआ कि आपका काम सिर्फ पेंटिंग करना है कार पे, आपका काम या इंजन पे काम करना है, तो सब बता हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर है कि आपका काम सिर्फ है यहाँ से उठा के यहाँ लाओ, आपका काम है कि बस इस नट को कसना है, ऐसा ही काम है। अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया में जितने लैंड है हर जगह उतनी ही फैक्ट्री है, ऐसा नहीं भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों कुछ ही जगह पे फैक्ट्री कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि द इंडस्ट्री आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ रीजन डैट आर रिच इन मिनरल एंड अदर रिसोर्स। यानी भाई जहाँ पे मिनरल रहेगा ना वहाँ पे फैक्ट्री ज़्यादा यूज़ कर सकते। जैसे मान लो आप कुछ बना रहे हो, आयरन से कुछ बना रहे हो, लेकिन आप इतना थोड़ी रॉ मटेरियल लाओगे 500 किलोमीटर दूर से, नहीं भाई, आपको यहीं पे मिलेगा, यहीं पे रॉ मटेरियल यहीं पे एकदम प्रोड्यूस कर लो। क्योंकि आपको पता है फिशिंग इंडस्ट्री बहुत सारी, इवन इंडिया की भी बहुत सारी फिशिंग इंडस्ट्री जो है कोस्ट पे ही होगी ऑब्वियसली। उसका इंडस्ट्री मिडिल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में होने का क्या मतलब, बहुत रेयर चांस होगा कि सेंट्रल इंडिया में फिश को प्रोसेसिंग करने का इंडस्ट्री होगा। तो समझ रहे हो ना कि आप रॉ मटेरियल को सबसे पहले तवज्जो देते, और भी चीज़ को तवज्जो देते, लेकिन रॉ मटेरियल तो मिलना ही चाहिए। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आप देखते हो, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री मतलब आप किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हो किस क्या क्या देख कर। जैसे मान लो आप छोड़ो फैक्ट्री,
आप कोई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हो, आप सिनेमा हॉल ऐसे एरिया में थोड़ी लगाओगे जहाँ पे आपके मतलब पुअर पीपल बहुत सारा रहते हैं, तो देखने ही नहीं जाएंगे, तो फिर आपका पैसा बर्बाद गया ना। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री प्लेस इज गवर्न बाई अ लार्ज नंबर ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर भी होता है, लेकिन नॉन जोग्राफिकल फैक्टर होता है, जैसे मैंने बता दिया ना इकोनॉमिक फैक्टर, अभी मैंने बताया ना। इंडस्ट्री को क्या चाहिए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट सस्ता हो। भाई कॉस्ट सस्ता कब होगा, जब आपका रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाएगा, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा नहीं होगा और लेबर सस्ते मिल जाएंगे, तभी तो माल सस्ता आपका बन जाएगा ना। और दिस इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड एट अ पॉइंट वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम। ऑब्वियसली वही बता रहा है कि क्या क्या फैक्टर करता है। सबसे पहले एक्सेस ऑफ मार्केट, भाई आप कुछ सामान बना लोगे बिकेगा ही नहीं, क्या फ़ायदा। तो एरिया डेट प्रोवाइड लार्ज मार्केट फॉर फिनिश्ड इंडस्ट्रियल गुड्स, जो कि एरिया है यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, मतलब इंडिया वाला जिसमें पार्ट में है, ये सब ह्यूज कंसंट्रेट, क्योंकि यहाँ पे पता है कि कुछ भी बना लो बिक तो जाएगा ही, मतलब कुछ भी जो यूज वाला सामान है वो बिक तो जाएगा ही, इसलिए यहाँ पे फैक्ट्री वाले खूब बनाते हैं तो बिकता है सामान। तो मार्केट का मतलब लिटरल मीनिंग अगर मार्केट का बोले तो मार्केट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि यहाँ पे रेडी लगा रहा है सब कुछ बेचने। भाई यहाँ पे दो चीज़ फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहले कि डिमांड होनी चाहिए, और ध्यान देना यहाँ पे डिमांड होनी चाहिए, और डिमांड होगी तो इसका मतलब लोगों की परचेजिंग पावर तो है ही। ध्यान देना कि यहाँ पे जैसे मान लो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं कि मुझे चाहिए कुछ, जैसे मुझे चाहिए कुछ बहुत महंगा चीज़, लेकिन मेरे पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं नहीं खरीद सकता। तो क्या इसको मार्केट बोलेंगे? तो क्या मेरे एरिया को मार्केट बोलेंगे? नहीं भाई, नहीं भाई। और दूसरा क्या है, मेरे पास पैसे है लेकिन मुझे सामान लेने ही नहीं है, मुझे सामान बकवास लग रहा है, तो यहाँ भी मार्केट नहीं हुआ। मार्केट तभी हुआ जब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। क्लियर? तो मार्केट होना चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी होगी, भाई फैक्ट्री आप कुछ बना रहे हो, आपको बिजली मिल ही नहीं रही, एनर्जी मिल ही नहीं रही है, तो एनर्जी आप दूर से खरीद के लाओगे तो आप सारा पैसा तो उसी में लग जाएगा ना। तो सोर्स ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए। रॉ मटेरियल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब मतलब सब इंपॉर्टेंट है, जैसे चीप, बल्कि और वेट लूजिंग मटेरियल होने चाहिए, जैसे स्टील, शुगर, ये सब तो ऑब्वियसली। शुगर की फैक्ट्री जहाँ होती है उसके आसपास बहुत शुगर केन की खेती होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट के लिए, पेरिसेबल फूड के लिए, तो इस सब के लिए रॉ मटेरियल पास में होना। इवन फिशिंग के लिए मैंने बताया ना, फिश इंडस्ट्री के लिए लेबर सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी फैक्ट्री में चाइना में पहले इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड थी, या अभी है क्योंकि वहाँ का लेबर चीप था, लेबर सप्लाई एफिशिएंट था, लेबर चीप था। दोनों, बांग्लादेश इतना तरक्की क्यों कर गया, वहाँ लेबर चीप है। इंडिया में के भी बात कर ले, ठीक है ना, कि और मतलब अब धीरे धीरे क्या होगा कि सिर्फ हम मैनुअल लेबर की बात नहीं कर रहे हैं, कि अब लेबर में स्किल आना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ यहाँ का सामान उठा के यहाँ नहीं रखना है, आपको यहाँ पे दिमाग भी लाना है कि कैसे एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाए। तो आपको लेबर सप्लाई का एक्सेस होना चाहिए। कैसे लेबर सप्लाई? स्किल्ड लेबर। दूसरा है एक्सेस ऑफ सोर्स ऑफ, ये तो हम कह ही लिया। और एक्सेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये तो चाहिए ही चाहिए भाई, नहीं तो आपको क्या होगा, सामान आप जहाँ से आपका रॉ मटेरियल है और वहाँ से आपका रास्ता ख़राब है, सारा आपको यहाँ से यहाँ आने में पेरिसेबल आइटम है, दूध का आइटम है, यहाँ से मार्केट आने में ख़राब, दूध ख़राब हो गया, क्या फ़ायदा ऐसा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ खासकर जो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक्सेस टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स। इसका मतलब सिंपल होता है कि आप कुछ बना रहे हो, जैसे मान लो मैं एक मेरा बड़ा फैक्ट्री है, और मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं आपसे खरीदूँगा आटा खरीदूँगा ताकि मैं बहुत बिस्किट बना सकूँ। तो आपने अपना यहाँ एक मिल ओपन कर दिया, जो मिल का काम था नहीं, मुझे खरीदना था आटा, इसको तो फ्लोर। तो आपने वीट का एक मिल खुला जिसमें आपने आटा में कन्वर्ट किया, और फिर हम आपसे आटा खरीद लिया। तो देख रहे हो कैसे लिंकेज है, आपने अपना इस्टाब्लिश किया मुझे देख के। क्लियर? उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट आपको बोले नहीं भाई अब हम आपसे 50% टैक्स लग रहे हैं, पहले 20 लेते थे, 50 लेंगे। भाई अपना फैक्ट्री आप उठाओगे ले जाओगे दूसरे देश में, सिंपल। नेक्स्ट है
क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है ना, हम सिंपल यहाँ नीचे दे देते हैं। साइज के बेसिस पे नीचे ही करते ही हैं, रॉ मटेरियल के बेसिस पे, आउटपुट के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे। तो ये सब हम नीचे करेंगे ही, सिंपल आप बेस एक बार देख लो, बस ध्यान दे दो। तो क्लासिफिकेशन अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का करेंगे किस किस बेसिस पे, सबसे पहले हम साइज के बेसिस पे करते हैं। साइज के बेसिस पे हाउस, पहला क्या है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, दूसरा क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और तीसरा है जो लार्ज इंडस्ट्री है। क्लियर क्लियर। तो सबसे पहला हाउस होल्ड इंडस्ट्री। हाउस होल्ड इंडस्ट्री पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी होता है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। इवन जब हम ब्रिटिश आए थे उससे पहले, तो उसको हाउस होल्ड को हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये कॉटेज, कॉटेज का मतलब थोड़ा सा जो हट टाइप का नहीं होता, हट एक छोटा सा घर वहाँ पे बनाया जाता है। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है जहाँ पे आर्टिसन अपने फैमिली मेम्बर के साथ बनाते हैं। क्लियर, अपने फैमिली मेम्बर के साथ बनाते हैं, और प्रोडक्शन लोकल कंजम्पशन के लिए होता है, लोकल मार्केट के लिए होता है। ऐसा नहीं कि हम बना लेंगे बेचेंगे दूसरे दूर दराज में जाके, नहीं भाई। तो इनका बहुत कम बनाते हैं, 2-4 पीस बनाए, 2-4 गाँव में बिका, हो गया, काम हो गया। दूसरा होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि इसमें क्या होता है कि, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी फैमिली बनाती रहती है, तो आप चाहे अनचाहे, ध्यान देना, आप चाहे अनचाहे अपने फैमिली का जो काम करी उसी काम में लग जाते हो। क्लियर, आपकी फैमिली जो काम करी उसी काम में लग जाते हो। तो यहाँ पे वर्क की डाइवर्सिटी नहीं होती। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि इसमें क्या होता है, कुछ सेमी स्किल लेबर को अपॉइंट करते हैं। जैसे इसमें मशीन तो होती है, लेकिन कुछ कुछ पावर ड्रिवन मशीन होती है, लेकिन छोटे छोटे मशीन होती है। जैसे लोकल रॉ, जैसे मान लो आपके गांव में एक फैक्ट्री हो गई, तो ये लोकल रॉ मटेरियल को उठाएगी, ऐसा नहीं कि आप दूर दराज के मटेरियल को उठाएगी और कुछ बनाएगी। जैसे इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव स्मॉल के स्केल है। जैसे मान लो आप घर पे आप एक बना रहे हो सैनिटरी पैड, या आप बना रहे हो अगरबत्ती, कुछ भी ऐसा चीज़ बनाते हैं गाँव में, उसके बाद आता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये इन्वॉल्व्स लार्ज मार्केट होता है, रॉ मटेरियल बहुत लेते हैं, ह्यूज इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। जैसे बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनी जो होती है, इसमें कुछ ट्रेडिशनल होती है और एक होता है हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। क्लियर। उसका बाद इंडस्ट्री बेस्ड होता है रॉ मटेरियल पे। ऑब्वियसली रॉ मटेरियल में दो, देखो, रॉ मटेरियल में सबसे पहला आता है एग्रो बेस्ड, मतलब आप सिंपल समझ होते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें आपने शुगर, फ्रूट जूस ये सब बनाना है, बीवरेज ये सब बनाना है, तो आप क्या ले रहे हो, क्या ले लोगे इसके लिए, फ्रूट जूस के लिए फ्रूट लोगे, टेक्सटाइल के लिए जो जिससे बनता है इनपुट लोगे वो लोगे। तो ये सब बनाओगे, जैसे आप ऑयल बना रहे हो तो इसके लिए मस्टर्ड लोगे। तो ये सब बनाते हैं। तो इसमें दो टाइप का होता है, फूड प्रोसेसिंग, एक होता है एग्री बिजनेस। तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल फूड को प्रोसेस करते हैं। जैसे आपने हनी को लिया, हनी का एक बिस्किट टाइप का बना दिया, एक ये, और उसके बाद और भी कुछ ले लिया, मिल्क लिया, मिल्क को आपने बना दिया घी। तो ऐसे ही कुछ होते थे, फ्रूट को प्रोसेस करते हैं, ड्राइंग करते हैं, फर्मेंटिंग, पिकलिंग करते हैं। एग्री बिजनेस में थोड़ा लार्ज होता है, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं हम। जैसे इन एग्जांपल ऐसे होते हैं टी प्लांटेशन या कॉफ़ी प्लांटेशन, ये सब करते हैं, या हम बनाना प्लांटेशन बोल सकते हैं। ये सब आता है एग्री बिजनेस में, मतलब पूरा बिजनेस टाइप का आप कर रहे हो, तो कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हो। नेक्स्ट है मिनरल वेस्ट। ऑब्वियसली मिनरल में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। मिनरल वेस्ट क्या होता है कि या तो फेरस होता है, फेरस टाइप इंडस्ट्री होता है जिसमें आयरन का यूज होता है, या नॉन फेरस यानी अल्मोनियम, कॉपर से कुछ बना रहे हो सिंपल, या नॉन मेटालिक होता है जैसे सीमेंट, पॉटरी वगैरह बना रहे हो, सीमेंट बना रहे हो। उसके बाद केमिकल वेस्ट इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली केमिकल नेचुरल फर्टिलाइजर वगैरह बना रहे हो, केमिकल मिनरल बना रहे हो, जैसे सॉल्ट, सल्फर, पोटास बना रहे हो, ये सब बना रहे हो। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड, ऑब्वियसली नाम से पता चलता है, फॉरेस्ट कुछ ऐसा इंडस्ट्री बना रहे हो जिसमें फॉरेस्ट का प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जैसे टिम्बर, वुड, बम्बू, ग्रास, जैसे पेपर बनाना, ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है ना। उसके बाद एनिमल वेस्ट इंडस्ट्री, जैसे लेदर, आप ऊन से कुछ बना रहे हो, टेक्सटाइल, आइवरी, इस सब से कुछ बना रहे हो। तो सिंपल है, हम समझ गए। तो आप समझ गए ना कि रॉ मटेरियल से कौन कौन बना, एग्रो में दो है, फूड प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस, मिनरल, केमिकल, फॉरेस्ट, एनिमल। अब आउटपुट के बेसिस पे
आउटपुट आउटपुट के बेसिस पे देखते हैं तो आउटपुट के बेसिस पे दो इंडस्ट्री होती है, एक होता है बेसिक इंडस्ट्री, एक होता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर मतलब एक है सिंपल जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे टी, बिजनेस, ये छोड़ो ये नहीं है, टी, बिस्किट वगैरह सब यूज करती हैं। और एक होता है दिस आर इंडस्ट्री डेट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल टू बी यूज इन अदर इंडस्ट्री, जैसे आयरन, स्टील। मतलब देखो बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है कि कुछ बनाती है और यहाँ से जो प्रोडक्ट बना आउटपुट, वो आउटपुट कोई दूसरा इंडस्ट्री ले जाता है। क्लियर। उसके बाद इंडस्ट्री को हम अगर ऑनरशिप के बेसिस पे डिसाइड करें तो एक पब्लिक होता है जो गवर्नमेंट की होती है, प्राइवेट होता है जो कि प्राइवेट मेंबर के होते हैं, एक ज्वाइंट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होती है, प्राइवेट की हिस्सेदारी होती है। क्लियर। नेक्स्ट है एक टॉपिक था स्मॉल टॉपिक, जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया, व्हीकल्स, कार वगैरह, तो ये सब कुछ डिस्कस किया। आप कुछ टॉपिक बचे हैं, उस टॉपिक में हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक है फुटलूज इंडस्ट्री, जो एक बॉक्स दिया था ना, ऐसे ऐसे बॉक्स आपको बुक में नहीं दिया रहता है, वो सर देखो। फुटलूज इंडस्ट्री जनरली टर्म एज ए इंडस्ट्री दैट कैन बी प्लेस्ड एंड लोकेटेड एट एनी लोकेशन विदाउट इफेक्ट फ्रॉम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज रिसोर्स, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जैसे कंप्यूटर चिप बनाना है, आपको क्या इनपुट, थोड़ा थोड़ा इनपुट की जरूरत होती है, ऐसा थोड़ी है इसको भी आप लोकेशन वाइज ढूंढोगे, नहीं भाई कहीं भी बना सकते हो। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट लगेगा, इनपुट लगेगा, ला दो और उसको कहीं भी असेंबल करते रहो। क्लियर। तो इसको बोलते हैं फुटलूज इंडस्ट्री। तो फुटलूज इंडस्ट्री पे ज़्यादा लोकेशन का फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करें। कुछ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे आते हैं, दो तीन एग्जांपल है। सबसे पहले कोल फील्ड के बारे में, यानी कोल इंडस्ट्री बहुत ट्रेडिशनल है और लार्ज स्केल है। दूसरा है आयरन एंड स्टील, बहुत लार्ज स्केल है। और उसके बाद कॉटन, ये सब बहुत लार्ज स्केल है और बहुत पुराना है। और एक है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, मतलब कुछ हाई लार्ज ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है। तो नाम से पता है, ट्रेडिशनल का मतलब बहुत पुराना है, ट्रेडिशनल है। लार्ज स्केल की बहुत लार्ज स्केल पर बनाया जाता है, प्रोडक्शन हाई होता है। और इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में डिस्कस करना है, वो रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड थी। तो यहाँ पे देखते हैं, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर मोस्टली हैवी इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे सामान बनाना है, नियर कोल फील्ड एंड इन्वॉल्व में मेटल स्पेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होता था या टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था। और इसके फीचर्स क्या है, ऑब्वियसली जब बड़ी इंडस्ट्री है तो हाई एम्प्लॉयमेंट हो, बहुत लोगों को जॉब देगी। हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग फॉर पुअर एंड सर्विस, मतलब पुअर, मतलब देखो क्योंकि लोग, फैक्ट्री बहुत है, फैक्ट्री बहुत बड़ी है, काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, लोग रह रहे हैं। लेकिन इसकी सर्विस बहुत बेकार है, क्योंकि फैक्ट्री जो ऑनर है इन लोगों के बारे में नहीं सोचते। क्लियर है। तो हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग तो है, लेकिन पुअर सर्विस है। और इवन वहाँ पे लोग भी बहुत रहते हैं, नॉर्मल लोग, इन फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर के भी साथ बहुत लोग। क्योंकि फैक्ट्री अगर कोल फील्ड है, कोल टाइप की फैक्ट्री है, या जो कोल का यूज करती है, ऑब्वियसली धुआं हुआ निकालेगी ना, तो इससे कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होगा। तो अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट होगा, पॉल्यूशन होगा, वेस्ट हीप होगा, मतलब जैसे कचरे का ढेर ऐसे बोल सकते हैं ना, कचरा जमा करे बार बार। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम मेनी इंडस्ट्री आर क्लोजली लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन एंड वेस्टलैंड। ऑब्वियसली इवन आप यहाँ का दिल्ली का भी एग्जांपल देखते हो, ओखला जो पहले बहुत अट्रैक्टिव जगह हुआ करता था फॉर बिजनेस इन्वायरमेंट, लेकिन वहाँ पे एक कचरे का ढेर है, कचरे जमा हो गया। और कचरा, इवन माउंटेन बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा पीक है, तो जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी वहाँ आती ही नहीं है, वहाँ से दूर जाने लगी। इवन जो थी वो भी दूर जाने लगी। क्लियर है ना। इसी तरह एक और बॉक्स था, उस बॉक्स में कुछ दिया हुआ था, जैसे फुटलूज इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लिए। तो एक है स्मोक स्टेक इंडस्ट्री। देखो ये क्या होता है, दिस इंडस्ट्री आर ए बेसिक usually cyclical manufacturing industry. The factory is stereotypically used in such industry that have flue gas stack, hence the name, produce high volume of pollution. सिंपल करती है, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके प्रोडक्शंस में जो वेस्ट हुआ होगा ना,
उसको लेगी, उससे कुछ और प्रोड्यूस करेगी। तो वेस्ट से प्रोड्यूस करने पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। सिंपल, कोई स्टील स्क्रैप को ले जाके कुछ बनाने का ट्राई कर रहा है तो इससे और ज़्यादा, सिंपल समझो ना कि इससे इतना ज़्यादा स्मोक स्टैक, मतलब ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट करेगी। सिंपल समझ लेते हैं। तो जो इंडस्ट्री का नाम है वो हम देख लेते हैं। सिंपल, सबसे पहले एक कोल फील्ड है जर्मनी में, रूवर कोल फील्ड है। तो सिंपल ये नाम याद रखना बस। और इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉल्यूशन, ये तो नॉर्मल बात है। उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में है। और दिस इज नोन एज द बेसिक इंडस्ट्री एट प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल और बेस्ड टू अदर इंडस्ट्री। इट्स कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री ड्यू टू बल्की रॉ मटेरियल, हैवी फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये नॉर्मल बात है। मिनी मिल्स क्या होता है? मिनी मिल्स का मतलब है कि नाम है मिनी मिल्स, इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी स्क्रैप स्टील होता है ना, उसको यूज किया जाता है मेल्ट करने के लिए। मिनी मिल्स मेक स्टील फ्रॉम स्क्रैप स्टील, मतलब जो बचे कुछ स्क्रैप स्टील का मतलब जो काम करने के बाद जो स्क्रैप नहीं बचता है, उस स्टील को बनाते हैं, उस स्टील का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट इसका आपका बस आपको देख लेना है कहाँ कहाँ, यूके, जर्मनी, फ्रांस है। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, एक हैंडलूम होता है जिसमें सेमी स्किल होते हैं, जनरली ज़्यादा हाथ से बनाया जाता है, जैसे स्पिनिंग, वीविंग और फिनिशिंग है। पावर लूम सिंपल लेबर इंटेंसिव है लेकिन मशीन का कुछ कुछ यूज होता है। और उसका मिल सेक्टर है, मिल सेक्टर में हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है और इसका जगह देख सकते हो। उसके बाद हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होती है, कुछ इंडस्ट्री बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाली होती है, जैसे जहाँ पर रोबोटिक्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब होता है। तो ये टॉपिक था टेक्नोपोलिस। इसमें क्या हो, एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिटी, सिंपल समझ लो, एक वहाँ पे है, एक एक जैसे हम सिलिकॉन वैली का नाम सुनते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो इम्पॉर्टेंट है, बेंगलोर, गुरुग्राम, काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं नोएडा भी, ग्रेटर नोएडा। तो ये सब क्या है, एक छोटे लेवल पे हम बोल सकते हैं टेक्नोपॉलिस, कि जहाँ पे बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंपनी वगैरह है, तो उसकी बात कर सकते हैं। तो यही है हमारा चैप्टर। इसमें कुछ खास नहीं था, बस याद करने वाला है बहुत, क्योंकि आपको पॉइंट याद रखने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा आपको याद रखना है, जैसे आपको इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल के पॉइंट याद रखने हैं, बस ये पॉइंट सब याद रखने, लिख तो खुद ही लोगे। और उसके बाद ये भी पॉइंट याद रखना है कि लोकेशन, ये सब पॉइंट याद रखना है। जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो सेकंड बुक में और ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। वो जो कुछ समझने वाला था वो मैंने समझा ही दिया। तो चलिए, थैंक यू सो मच।